ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, 3 एम्पायर्स की नॉर्थ के आफ्टर दी हर्षा, और हर्षा की मृत्यु जो मानी गई है वो 647 सीई यानी कि 7वीं शताब्दी में डेथ किसकी हो गई है? हर्षा की। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 ही एम्पायर थे, एक गुप्ता एम्पायर और उसके बाद हर्षा एम्पायर, जिन्होंने कहीं न कहीं बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, यानी कि जो गंगा वैली है, गंगा की जो घाटी है, उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया था। इनके बाद कोई भी एम्पायर बहुत समय तक नहीं आया जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए गंगा वैली के बारे में इसमें दिखा रखा है, यानी कि गंगा घाटी। ठीक है, अब देखिए वो समस्या क्या है ना, जैसे आज के समय पे दिल्ली पे कब्जा मतलब भारत पे कब्जा। आजकल जो सोवरेनिटी है भारत की वो कहाँ बैठी हुई है? दिल्ली पे। कहाँ बैठी हुई है? दिल्ली पे। और एक समय दिल्ली नहीं था, एक समय था कन्नौज। क्या था? यानी कि कन्नौज पे कब्जा तो उत्तरी भारत पे कब्जा। आई रिपीट, जिसने कन्नौज पे कब्जा कर लिया उसने उत्तरी भारत पे कब्जा कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जितना भी हमारे पास रिसोर्सेस नोन थे, जितने भी उपकरण उस समय ज्ञात थे, नोन थे, वो ज्यादातर गंगा वैली के आसपास ही थे। और गंगा वैली का ये पार्ट कौन सा? कन्नौज। कन्नौज पे जिसका आधिपत्य है, समझ लो उत्तरी भारत में उसका कब्जा है। क्या मैं समझा पाया? और जब आप कन्नौज यानी कि इस गंगा वैली पे कब्जा कर लोगे, तो उस समय का क्या माहौल था कि अगर आपने गंगा वैली पे कब्जा किया है तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल गुजरात की तरफ भी आ जाएगा। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? ये बात ऐसे समझ में आएगी, कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं, ठीक है, उसे समझेंगे हम। कैसे? जैसे ये इंडिया का मैप समझ लो, ये वाला पूरा एरिया गंगा वैली है, जीवी मतलब गंगा वैली। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? और ये वाला मालवा वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला क्या है? मालवा वाला हिस्सा। ठीक है, उस समय जो नोन रूट था, जो रास्ता पता था, अगर आपको गंगा वैली से गुजरात की तरफ जाना है तो एक ही रास्ता नोन था, वो था कौन सा? मालवा। ठीक है, अब समझो, मैंने अभी क्या बोला आपको कि अगर उत्तरी भारत पे कब्जा करना है तो कब्जा कहां करना है? कन्नौज पे। कहां करना है? कन्नौज पे। तो कन्नौज किसका हिस्सा है? मालवा का, गुजरात का, या गंगा वैली का? गंगा वैली का। ठीक है, जिसने कन्नौज पे आधिपत्य कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो वो पूरा उत्तरी भारत को रूल क्यों करेगा? इसके पीछे है इकोनॉमिक कारण, आर्थिक। क्योंकि सारे रिसोर्सेज, उस समय के सारे रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल थे? जितने भी आयरन निकाला जाता था वो किस तरफ से निकाला जाता था? गंगा वैली। और जिसके पास, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक सिंपल सा रूल था, जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी उसका उतना बड़ा रूल। तो जिसने गंगा वैली पे कब्जा कर लिया, उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उसके पास हथियार की कोई कमी नहीं है, उसके पास सेना की कोई कमी नहीं है। और सेना की कमी नहीं है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है गुजरात को कब्जे में लेना है। गुजरात पे कब्जा क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, आयात निर्यात करना है, तो आपको क्या चाहिए? बंदरगाह। बंदरगाह मतलब पोर्ट। तो होता क्या था, जो भी गंगा वैली पे आधिपत्य जमा लेता था, ऑटोमेटिकली वो किस पे कब्जा कर लेता था? गुजरात पे। ये भी याद रखना, अगर रिसोर्सेज की बात करोगे तो गुजरात में रिसोर्सेज उतने नहीं थे जितने कितने थे? गंगा वैली पे थे। तो अगर आपका आधिपत्य गुजरात में है, इमेजिन करो, इसका उल्टा सिचुएशन कर दो, अगर आपका राज गुजरात पे है तो आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप किस पे कब्जा कर पाए? गंगा वैली पे। पर गंगा वैली पे आपका आधिपत्य है, सोवरेनिटी है, तो ऑब्वियसली आप किस पे कब्जा कर सकते हैं? गुजरात पे। अब आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो फिर आप साउथ की तरफ क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो साउथ में भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर साउथ में बैठे थे राष्ट्रकूट। कौन बैठे थे? डेक्कन वाले एरिया में कौन बैठे थे? उनको हराना बहुत मुश्किल था, उनको हराना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं अभी डेक्कन वाला हिस्सा नहीं ले रहा हूं। तो यहां से हमने क्या सीखा, इसको क्या समझा हमने, कि भैया अगर गुजरात पे आपका आधिपत्य है, सोवरेनिटी है, तो आप किसी भी सूरत से कन्नौज पे कुछ नहीं कर सकते, गंगा वैली पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने रिसोर्सेज यहां थे ही नहीं उस समय। और अगर आपका कंट्रोल कन्नौज पे है तो ऑटोमेटिकली आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं? गुजरात पे। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस।
और रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जैसे मेटल की बात की जाए, आयरन के लिए खाने की कोई कमी नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अगर आप कन्नौज और गंगा को माफ करना कन्नौज और गुजरात को कंपेयर करोगे तो पेरिनियल रिवर मतलब जो हमेशा बहती है वो किस तरफ है? क्या मैं आंसर आपको दे पाया? क्या मैं ये समझा पाया? कन्नौज पे आधिपत्य है तो गुजरात पे कब्जा कर लोगे, पर गुजरात पे आधिपत्य है तो उसका ये मतलब नहीं है आप कन्नौज पे कब्जा कर लोगे। क्या ये क्रॉस और राइट साइन समझ में आ रहा है आप लोग को? ये चीज याद रखना, ठीक है? तो एक बार जो मैंने समझाया है इस स्लाइड को फटाफट गो थ्रू हो जाओ। और मालवा और राजस्थान क्या लिंक का काम करता था किस किस के बीच, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? राजस्थान भी आप ऐड कर सकते हैं, मालवा भी। तो एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाओ और मुझे बताओ वहां से समझ में आ गया फटाफट, तो बता जरूर दीजिएगा। ज्योति जी समझ में आ रहा है? ठीक है। और गुजरात पे कब्जा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात में क्या है? चलिए गुड। हाँ जी। हाँ जी। एब्सोल्युटली। हाँ जी, और वहां पर हमेशा से हाँ बिल्कुल, देखो मगध वाला एरिया याद है आपको जब 16 महाजनपद पढ़े थे हमने? तो 16 महाजनपदों में सबसे खतरनाक जनपद कौन सा बना था? मगध। और वो गंगा वैली पे था, गंगा वैली के आसपास था। तो वही बात है ना, पॉलिटिकल में क्या होता है ना, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में साइकोलॉजी भी काम करती है। वही बात होगी, हाथी के बच्चे को चेन से बांधा और हाथी बड़ा हो गया तब भी वो चेन, उसको पता है वो चेन तोड़ सकता है, पर उसको ये पता नहीं है वो चेन तोड़ सकता है। चाहे तो वो चेन तोड़ सकता है, पर वो साइकोलॉजी होती है ना। तो ये एब्सोल्युटली। हम्म। हाँ जी। देखो उस समय भी गरीब थे, आप समझो। उस समय अमीर थे तो राजा अमीर थे। अगर आप इसको जनता के हिसाब से देख रही हो तो आज की जनता ज्यादा अमीर है, चाहे वो पॉलिटिकल है। समझ रही हो, आज अधिकार, वोटिंग अधिकार किसके पास है? यूपी बिहार के लोगों के पास वोटिंग अधिकार है। क्या उस समय थे? आप समझो, आप जो हम अमीर गरीब कहते थे ना उस समय, जो मिडिवल हिस्ट्री थी वो राजा को लेके होती थी। मैंने आपको कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि उस समय के लोग भी बहुत अमीर थे। उस समय लोग सिटीजन नहीं थे, सब्जेक्ट थे। मिल गया आंसर? चलिए धन्यवाद आपका, ठीक है। और ऐसे ही मन में प्रश्न आते हैं तो जरूर पूछिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिखाया है, और थोड़ा सा इसमें जनरल बातें कर रहे हैं अभी हमारे सतीश चंद्र जी। तो नीचे आपको दक्षिण में दिखा रहे हैं कि किसका आधिपत्य चल रहा है। तो आपको मैंने पढ़ाया है चोला, और चोल्स के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर पे, ठीक है। तो फिलहाल इतना देख लेंगे कि चोलों का आधिपत्य कहाँ कहाँ पर है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी डेल्टा। और ये आपको मैप पिक्चर से दिख रहा होगा, राइट? ठीक है। यहाँ पर किसका आधिपत्य है इतना? चोल का, चोलास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, एक आपको क्या दिखा रखा है कि ज्यादातर जनरल बात कर रहे हैं। जनरल मतलब चाहे वो पाल हैं, चाहे प्रतिहार हैं, चाहे राष्ट्रकूट हैं। अगर आप तीनों को देखोगे तो उनका जो एक शासन का जो समय काल था वो लगभग 750 से लेकर 1000 के आसपास था। यानी कि हम कह सकते हैं 8 सेंचुरी से लेकर लगभग कितना, 11 सेंचुरी के बीच ये तीन साम्राज्य काफी फले फूले। क्या मैं समझा पाया? और यहाँ पर आपको लोकेशन दे रखी है, ठीक है, लोकेशन दे रखी है, देखो। मिडिल ऑफ 9 सेंचुरी तक कौन रहा? पाल। प्रतिहार कितने रहे? मिडिल ऑफ 10 सेंचुरी। और राष्ट्रकूट तो सबसे ज्यादा रहे। देखो मैंने पहले बताया था, पाल का मैक्सिमम टेन्योर कब तक इनका क्लाइमैक्स था? मिडिल ऑफ
9th सेंचुरी